अच्छा, जब आप पानी के अंदर जाते हैं, कोई ऐसे जीव जंतु भी होते हैं पानी में जिनसे आपको खुद को खतरा हो? हाँ, मगरमच्छ है। तो मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को उजागर करने की जो समाज के सामने अभी तक नहीं आई। एक ऐसी दुनिया जो पानी के अंदर है, जी। जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। बहुत से वो लोग हैं जो 20-20, 10-10, 15-15 साल से उन गाड़ियों के अंदर बैठे हैं। और मैं एक चीज़ और चौंका देने वाली आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोगों को ये होता है कि गरीब आदमी मरता है। इन नहरों के अंदर 80 से 90% लोग वो हैं जो रिच फैमिली से हैं। जो भाखड़ा डैम की वॉल है वो 1.7 तक टिल्ट हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बिल्कुल। कि अगर वो दीवार टूट गई तो कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, तो ये सब स्टेट्स जो हैं वो पानी में बह सकती हैं। इसका जो पानी की मार है ना मैम, दिल्ली तक पार करेगी। इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि जो लोग घर के अंदर से वो निकल के बाहर तक आ जाए। नमस्कार जी, मैं ऋषिका कौशल और आज द ऋषिका शो पे मैं बड़े अच्छे से गेस्ट आए हैं, मतलब जिनका काम ज़मीन पे नहीं ज़मीन के नीचे होता है और बहुत सी मुश्किलों का सामना उनको अपने प्रोफेशन में करना पड़ता है। मैं वेलकम करूंगी आशु मलिक जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बड़ा बड़ा आपका स्वागत है मेरे शो में और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। पता क्या चक्कर है, वक्त मेरा कीमती नहीं, वक्त उन लोगों की कीमती है जो हमारे ऊपर विश्वास जताते हैं। जी। तो मैं पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा। और कि आप अगर मैं हम जो जब भी कोई किसी पॉडकास्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो हम समाज के लिए बात करते हैं। जी। उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनके अपने बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए या जी। चले गए या अभी लापता हैं। जी। और वो बेचारे इतने परेशान हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे जगह जगह वो अपने पोस्टर लगा के उनको तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, कुछ लोग वो हैं कि जो सब्र करके बैठ गए हैं और कुछ लोग वो हैं जो आज भी एक छोटी सी आहट होती है ना, कोई अगर कोई खटखटा देता है गेट तो उसको ये लगता है कि शायद मेरा बेटा आ गया, उसको ये लगता है शायद मेरा पति आ गया, बच्चों को ये लगता है कि शायद हमारे पापा आ गए। तो ऐसी जो तलाश है, हम ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला चल रहा है जो पिछले 3 महीने से अभी तक, लगभग मैं 100 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुका हूँ। अच्छा जी। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं कोई बात करूँ उस समाज हित के लिए बात होनी चाहिए और समाज के फ़ायदे के लिए बात होनी चाहिए। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को उजागर करने की जो समाज के सामने अभी तक नहीं आई। एक ऐसी दुनिया जो पानी के अंदर है, जी। जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। वो दुनिया जो सबसे एक अलग दुनिया है, जिसके अंदर बहुत सी गाड़ियाँ पड़ी हैं, बहुत से मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार पड़ी हैं, उसके अंदर बहुत से वो लोग हैं जो 20-20, 10-10, 15-15 साल से उन गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने अंतिम संस्कार का कि कब हम बाहर आएंगे, कब हमारी नज़र किसी की नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी, कब वो दौर आएगा जब ये नहरें बंद होंगी, इनकी सफाई होंगी, शायद हमारी हड्डियाँ, हमारे कंकाल, हमारे कपड़े, हमारी कोई ऐसी निशानी समाज के सामने आ जाए ताकि हम जो अब लावारिस के अंदर है, एक हमारी पहचान जो हम गवा चुके हैं, जो हम पहचान अपनी खो चुके हैं समाज के सामने, वो फिर दोबारा उजागर हो जाए। मुझे तो सुन जो के तलाश ही है वो हमारी इतनी घबराहट सी हो रही है। आप इस काम में हैं, इस प्रोफेशन में हैं, कितना बड़ा दिल होगा आपका और कैसे आपने इतना बड़ा दिल कर रखा होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने डाइविंग स्टार्ट की, एक हमारे माइंड में होता है कि हमने डाइविंग प्रोफेशनली करनी है, एक होता है कि नहीं हमने नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल जाना है। आपने जब डाइविंग स्टार्ट की, आपका क्या मन में क्या विचार थे? मैंने जब ये डाइविंग स्टार्ट की थी, मेरे मन के अंदर कोई ओलंपिक जीतना नहीं था। मेरे मन के अंदर ये नहीं था कि मैंने कोई इस प्रोफेशन से कुछ कमाना है जी। और कुछ रिच बनना है, कुछ अपने सपने पूरे करने हैं, कुछ अपने परिवार की उम्मीदें पूरी करनी है। मैंने इसको सेवा भाव से काम को स्टार्ट किया था और आज 33 साल हो गए। 1993 के अंदर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था और आज 33 साल हो गए और मैं आज भी सेवा भाव से इस काम को करता हूँ। मैं नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो टीमें हैं मेरी, जो साथी हैं, आज वो भले ही अपना अलग अलग अपने ग्रुप चलाते हैं, अपने अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है हमारे कुछ मतभेद हों, कुछ हमारी आपस जी, की जी। छोटी मोटी बात हो जाए, पर वो प्रोफेशन के अंदर हो सकती है, पारिवारिक नहीं है। पारिवारिक नहीं। तो उस चीज़ को भी हम देखते हुए आज भी जितनी मेरी टीम में मेरे साथी, मेरे दोस्त जो गोताखोर हैं, वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे प्रोफेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी उतर गए हैं जिनको हम गोताखोर नहीं कह सकते, वो नशेड़ी हैं, नशा करते हैं,
लोगों के साथ लूटपाट करते हैं, जो डेड बॉडियों की आइडेंटिफिकेशन उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। अगर कोई जेवर मिला, मोबाइल मिला, पर्स मिला, जो भी चीज़ मिली निकाल ली और उसका नशा कर लिया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है कि ये जो सामान है उन गोताखोरों ने निकाल दिया जो नहरों के ऊपर काम कर रहे हैं। पर हम परिवारों को, समाज को, मीडिया को, प्रशासन को, हर चीज़ इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोग जो नए आए हैं हमारे प्रोफेशन के नहीं है। क्योंकि आपने 3 से 4 बार या 10 बार भी इंक्वायरी की है तो नीट एंड क्लीन हमारे गोताखोर हैं। जो नई जनरेशन जो आई है, जो ये काम कर रही है, जो नशे के जिनको लत लग चुकी है, तो उनके लिए तो क्या बाहर महिला घूमती है उसकी चैन तोड़ना, क्या कोई बाहर घूम रहा है उसका मोबाइल छीनना, या नहर के ऊपर छीनना, या नहर के अंदर से डेड बॉडी को निकाल के सामान निकालना। तो कुछ फील्ड के अंदर नए भी आ गए हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि बहुत कई बार कीमती चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसे आपको भी चीज़ें मिलती हैं? मैम। फिर आप उन ऐसी चीज़ों का क्या करते हो? हम ज़्यादा अगर सपोज कोई डेड बॉडी मिली है, वो लावारिस है, उसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन उसके पास कोई गले में चेन है, हाथ में अंगूठी है, कड़ा है, उस चीज़ का आप क्या करते हो? देखो, अगर डेड बॉडी के ऊपर एक इतना सा भी क्लू मिलता है, वो उसकी पहचान का सबब बन सकता है, वो उसकी पहचान उसको दिला सकता है। चाहे उसके शरीर के ऊपर बना हुआ कोई टैटू हो, चाहे उसने कोई घड़ी, मोबाइल, पर्स, अंगूठी, चैन, या कोई ऐसा धागा जो उसके शरीर के ऊपर बंधा हुआ, या कोई ऐसा कपड़ा जो जिससे उसके शरीर की किसी तरीके से हम शनाख्त करवा सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखते हैं। जब भी अगर कोई डेड बॉडी मिलती है, हम कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया आज के टाइम बहुत ताकतवर चीज़ है, हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, या हमारा वायरल इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप है आशुम अली गोताखोर के नाम से, हम उस पर डालते हैं। अदर जितने भी हमारे साथी गोताखोर हैं जिन्होंने ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रखा है, सबसे पहले हम लोग उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद उस डेड बॉडी को 2 दिन हम अपने पास रखते हैं। नीट एंड क्लीन खुला बता रहा हूँ, पहले 2 दिन हम उस डेड बॉडी को नहर के अंदर रोक के उसी जगह पे अपने पास रखते हैं, और उसके 2 दिन के बाद अगर उसकी शनाख्त नहीं हो पाती, जो भी हमसे संभव कोशिश है, अगर हम उस कोशिश के अंदर सफल नहीं हो पाते, फिर उसके बाद फिर हम पुलिस को कॉल करते हैं, फिर उसको 72 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रखवाते हैं। अगर वो डेड बॉडी किसी वजह से, एक ऐसी डेड बॉडी है जैसे किसी फीमेल की डेड बॉडी है, मन मानो उस बेचारी के साथ रेप करके उसको नहर में डाल दिया, या उसको मर्डर करके नहर के अंदर डाल दिया, या उसने खुद सुसाइड कर लिया, और उसकी डेड बॉडी के अंदर क्षमता है 72 घंटे के बाद भी बढ़ाने की, तो हम डॉक्टर से अपील करते हैं, पुलिस महकमे से अपील करते हैं कि इस समय को बढ़ाया जाए, ताकि हम और थोड़ी सोशल मीडिया के जरिए जितनी भी हमारी सोर्स हैं जिससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करवा सकें, तो हम उस लास्ट तक उस जगह पहुँचे जहाँ पे इसकी पहचान हो सकती है। तो हम कोशिश करने को, अगर नहीं होती फिर मैं 72 घंटे के बाद फिर हमें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। और जो उनके पास कीमती चीज़ कोई वो मिलती सब है पुलिस के उसका पास आप क्या जमा करते होता हैं? है। अच्छा, पुलिस के पास जमा कर दी जाती है। तकरीबन ऐसी बहुत सी डेड बॉडियाँ जो हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने निकाली, जिसके अंदर से 1 रुपये से लेके और 86 से 85 लाख तक का सामान हमने उतार के परिवार और पुलिस प्रशासन के हवाले किया। और ऐसी बहुत सी कीमती चीज़ें हमारे को नहरों से बरामद कई बार हो जाती हैं, जिसको निकलवाने के बाद मैंने और मेरे साथी गोताखोरों ने प्रशासन और पुलिस के हवाले उसको किया। क्या कभी कोई पानी के अंदर ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिन पे हम यकीन करना मुश्किल हो जाता है? कई ऐसी बार कोई घटना? बिल्कुल बिल्कुल, कल की बात है, ज़्यादा दूर नहीं जाते। कल भी हमारे पास एक बच्चा है, तो शायद क्या कि सोशल मीडिया इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन चीज़ को अलाउ नहीं करता, तो मैं नहीं तो आपको मैं एक ऐसी चीज़ें दिखा सकता हूँ जो चौंका देने वाली है। जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं 8 साल 10 साल की, जिनको रेप करके नहरों के अंदर डाल दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 10 साल तक के ऐसे बच्चे जिनको कत्ल करके तांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत इनको मार के नहरों के अंदर जल प्रवाह कर दिया जाता है। और ऐसे ऐसे कत्ल जो पुरानी रंजिशों के तहत 10 साल बाद भी उसको याद आ गया कि उसने मेरे साथ ये किया था, 15 साल या 20 साल या 25 साल के बाद भी उनको कत्ल करके जब नहरों के अंदर डालते, कोई रिजाई के अंदर, कोई थैलों के अंदर, कोई बिस्तरों के अंदर लपेट के, कोई लिफाफों के अंदर, मतलब किसी को वेट बांध के, किसी को साइकिल, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को कार समेत अंदर डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं और जब हम इस चीज़ का खुलासा करते हैं और वो जब समाज के सामने जाते हैं, समाज हक्का बक्का रहता है कि आज भी इस तरह के दरिंदे इस दुनिया के अंदर हैं जो इतनी दरिंदगी के साथ इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो देखो, अगर किसी के साथ जाती हुई है, जुल्म हुआ है, सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, कोर्ट है, आप वहाँ से मदद लो। पर मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आप किसी को मारो और उसका जीवन लेने का हक नहीं है। आपको जीवन लेने का हक सिर्फ उस ईश्वर वाला वाहिगुरु का है जिसने आपको जन्म दिया। जी।
तो आपका कोई हक नहीं आप किसी को मार के नहरों के अंदर जल प्रवाह कर दो। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इन नहरों को आज के टाइम, आज के दौर के अंदर नहीं, पुराने टाइम से लेके आज देखो एक फिल्म बड़ी मशहूर हो रही है, उसको OTT प्लेटफार्म से हटा दिया, जी प्लेटफॉर्म, सतलुज। तो उसके 3 नाम हुए थे, सबसे पहला जो था गुल्लूगारा था, फिर उसका पंजाब 95 हुआ, और उसके बाद ये सतलुज के नाम से 3 साल ये लगातार इस फिल्म ने वेट किया। तो उसके अंदर कुछ दृश्य ये चीज़ें दिखाई गई कि उस टाइम के दौरान कि भाई सिक्कों को मार के पानी के अंदर सतलुज, हाँ सतलुज में, ब्यास में, और तो कई जगह ऐसे जो हरी के पातन हेड है वहाँ से इनको जल प्रवाह कर दिया। मानता हूँ, यकीन करता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है, अगर उनके ऊपर जुल्म हुआ है तो ये जो जुल्म है ना मैम, ये लगातार उस टाइम भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। क्या है कि जब कोई एरोप्लेन गिर जाता है जी, जब कोई बस हादसा हो जाता है, या कोई ट्रेन हादसा हो जाता है, कोई पहाड़ स्लिप कर जाता है, भूकंप आ जाता है, कोई सुनामी आ जाती है, तो सोशल मीडिया का क्या काम है, जितना भी मीडिया टोटल उसको कवरेज करना शुरू कर देता है और उसको समाज के सामने लाया। लेकिन किसी को ये नहीं पता प्रतिदिन के हिसाब से कितने रोज मर्डर हो रहे हैं, कितनी बच्चों को रेप कर करके नहरों के अंदर डाल रहे हैं, कितने बच्चों को बलि कर करके नहरों के अंदर डाला जा रहा है, और कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, और कितने लोग वो हैं जो अपने घर से निकलते हैं तो हैं, पर वापस अपने घर नहीं आते, इन नहरों के अंदर समा जाते हैं। आज की डेट में भी बलि होती है, बिल्कुल बच्चों की बलि दी बिल्कुल जाती बिल्कुल है। चल रहा है मैम। ये कौन लोग हैं जो ये अभी काम हाल ही में के अंदर लगे जिस हुए टाइम हैं? मैं बात कर रहा हूँ, मैं चलो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं पर्सन बेटा मोबाइल दिखा दे, मैं दिखा नहीं सकता कि भाई चलो सोशल मीडिया में, फिर कह रहा हूँ बार बार इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। आप ब्लर भी करोगे फिर भी कॉपीराइट या सॉरी स्ट्राइक लग जाएगी। हाँ, उसको लेकिन प्रतिदिन के हिसाब से देखो, कल भी मेरे पास एक सिर्फ महज अगर देखा जाए तो शायद जो कल आया तो वो बच्चा 1 साल की भी मतलब वो उम्र का बच्चा नहीं होगा जो कल मेरे पास, और उसकी बलि दे दी गई थी। तो कल की बातें सिर्फ ज़्यादा दूर की नहीं है। ये देखो, लोग बहुत निर्दयी हो रहे हैं, लोग ना बड़े निर्दयी हो रहे हैं, और हर तरह के हमारे पास अभी पटियाला ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते जो ये बलियां दे रहे हैं, या देखो, जो ये भगवान के यहाँ कहते हैं जादू टोना इस काम में लगे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं कल ये पकड़े जरूर जाएंगे, और कुछ पकड़े भी जा रहे हैं। आपने कुछ देखा जो इस तरह के जो जादू टोटके करते थे, पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और ऐसे बहुत से पिछड़े इलाके थे जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पे अंधविश्वास ज़्यादा है, जहाँ पे लोग इस तरीके से अपने आप को एक जातिवाद के अंदर बांध के रखते हैं कि इन लोगों के ऊपर बड़ी जल्दी वो विश्वास कर लेते हैं। जी, ऐसे बहुत इलाके हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर, क्योंकि भारत देश के अंदर 36 बिरादरियाँ, 16 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और यहाँ पे सबको जीने की आज़ादी है और सबको बोलने की आज़ादी है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आज जो नया बाबा खड़ा हुआ है, एक नया तांत्रिक खड़ा हुआ है, ये कौन है, उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। उसकी अतीत, वो डाकू था, वो चोर था, वो लुटेरा था, उसका अतीत क्या है उसको खंगालने की कोशिश नहीं करते कभी भी, नहीं करते। बस उसको अगर वो पीर के ऊपर बैठ गया तो वो समझ लो एक बहुत बड़ा पीर है। उसने अगर कोई डेरा खोल लिया या कोई संत बन के बैठ गया तो उससे बड़ा कोई उसको पूजना शुरू कर देंगे। तो उसका अतीत जो है उसके ऊपर कोई नहीं जाएगा कि पहले इसका जो जीवन था ये क्या करके आया और कौन से जीवन से छुप के इसने ये काम स्टार्ट किया। ना सरकार उसकी ध्यान उसके ऊपर जाता और ना आम जनता का। उसका फायदा सीधा सीधा कब सीधा सरकारों को मिलता है, मैं सीधा टारगेट कर रहा हूँ, उसका फायदा सीधा सरकारों को मिलता है जब वो फेमस हो जाता है, जब वो एक बहुत बड़ा बाबा बन जाता है, एक बहुत बड़ा साधु संत बन जाता है, उसका सीधा फायदा सरकारों को जाता है। वो कैसे? क्योंकि सरकारें फिर उससे अपनी वोट बैंक बना लेती हैं, उसको फिर कहती हैं भाई आपकी जो संगत है, जो आपके पास जो भगत है, आप सीधा करो इस पार्टी को वोट दो। मतलब सरकार का भी हाथ है बाबों को फेमस करने में, ऐसा आप बोल रहे हैं? बिल्कुल। अगर अभी तक इतने जिस तरह के, अच्छा दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम किसी मुलजिम को नहीं ढूंढ सकते? सब कुछ है हमारे पास, कुछ है। और आज तो हमारे पास सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे कैमरे, ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, जब कोई किसी टूल टैक्स से क्रॉस करता है, अगर हम चाहे तो उस ऐसे क्रिमिनल को स्कैन कर सकते हैं कि भाई ये बंदा ने फलाने टाइम इतने जुर्म किए। आधार कार्ड के जब हम फिंगर लगवाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई सिम खरीदते हैं, हर चीज़ के ऊपर हम जब हमारे फिंगर लगते हैं, हर चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास स्कैन होते हैं हम लोग, तो क्या उनको ये नहीं पता कि कौन बंदा ने क्या क्राइम करा और ये कहाँ से भगोड़ा है, इसने किसने सारी टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। बिल्कुल, पर उसका इस्तेमाल ना, मैं फिर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया और ये जो टेक्नोलॉजी है आज के दौर के अंदर लोग इनको क्राइम के अंदर ज़्यादा यूज करते हैं, ना कि किसी के भले के लिए।
ये जितनी टेक्नोलॉजी हमारे को फ़ायदा दे रही है उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो सरकार इस पे वर्क क्यों नहीं कर रही है? सरकार को करना चाहिए, पता करना चाहिए कि भाई ये आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों वर्क नहीं कर रही है? वो तो सरकार को पता है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। देखो मैं सिर्फ एक मैंने बोला ना यहाँ पे 36 बिरादरियाँ और कई तरह की भाषाएं हैं। ये लोकतांत्रिक देश है में जो बोलने का हक है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ सरकार के सामने। जी अब इसके ऊपर सरकार को विचार करना है कि ये शख्स बोल क्या रहा है, जी, कि ये बात सही है या कि ये बात गलत है। गलत है। ये जो शख्स है जो इतने पॉडकास्ट करके नहरों के बारे में उजागर कर रहा है, इतनी गाड़ियाँ बताता है, इतना कुछ नहरों के अंदर बता रहा है, इतने राज दफन है नहरों के अंदर, इस नहर को बंद करके देखना चाहिए सरकार को। अच्छा, कितने राज दफन है? इस नहर के अंदर तो बहुत कुछ है मैम, पता नहीं जैसे? कितनी गाड़ियाँ, लाखों के हिसाब से मोटरसाइकिल पड़े हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियाँ पड़ी हैं इसके अंदर। तो जब आप पानी के नीचे जाते हैं, आप मिलती उनको हैं बाहर हमें। नहीं निकलवाते हैं? मिलती हैं हमें, किसको बताएं। हजारों बार तो मैंने सरकारों को बोल दिया, हजारों बार मैं समझा रहा हूँ, मीटिंग करना चाह रहा हूँ। क्या पता कौन सा माँ का लाल अपने घर से वो गाड़ी लेके निकला है, बाइक लेके निकला है, क्या पता वो जो वेपन, वो हथियार, वो चीज़ें जो नहरों के अंदर पड़ी हैं किस क्राइम के अंदर इस्तेमाल हुई हैं, किस जगह से किस लड़की को उठाया, किस जगह से किस व्यापारी को उठाया, किस जगह से लूटपाट की और उनको डंप करके नहरों के अंदर डंप कर दिया। हो सकता है क्राइम के अंदर यूज अच्छा, हुई वेपन भी गाड़ी, मिलते हैं पानी के हर अंदर? तरह की चीज़ें नहर। ये जो नहर है, मैं फिर कह रहा, इसके अंदर बहुत राज दफन है। 2006 की बात है, 2006 नवंबर 25 नवंबर की बात है। तो मैं एक चैनल को मैंने पहले सरकार को बताने की कोशिश की, सरकार ने मेरी नहीं सुनी। फिर एसपी आलोक मित्तल जो पानीपत के एसपी थे, मैंने उनसे एक बात कही कि भाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे हथियार नहर के अंदर पड़े हैं। कहने लगे कितने होंगे, मैंने कहा होंगे 2-3 ट्रक हथियार। अच्छा, वो कहने लगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इतने हथियार थे? सुनो आप। तो जब मैंने उनको कहा ना कि इतने हथियार उसके अंदर पड़े, तो उसने बोला कि भाई मैं एक अलग राज्य से हूँ, पंजाब एक अलग राज्य है, हम हरियाणा के अंदर बैठे हैं पानीपत के अंदर, और जो पंजाब है वो एक अलग राज्य है। तो मैं ये बात किसी तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं पहुंच पा रही तो उसने मेरे को कहा कि आप मीडिया का सहारा लो। तो उन्होंने मेरे को 1-2 मीडिया के नंबर दिए, तब मैंने उनसे बात करी। तो मैं एक चैनल है बड़ा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उस चैनल ने मेरी बात को यकीन किया। फिर उन्होंने उस टाइम के जो कैमरे होते थे वो हैंडी कैम, छोटे छोटे कैमरे होते, उसके अंदर सीडी लगती थी जी। तो उनको उसने क्या करा, पूरे को टेप से रैप करके दिया मेरे को। कहता अगर ये बात सच है तो आप अंदर जाके इसकी वीडियो फुटेज बना के लाओ। तब मैंने उनको फुटेज बना के ली। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, और रेल मंत्री थे लालू प्रसाद। जब इन तीनों के पास ये जब फुटेज गई और उनको ये चीज़ें दिखाई गई तो सब हक्का बक्का रह गए, आप इसके ऊपर काम करो। फिर उस चैनल ने काम करा। 2006 की बात है, जब ये काम हुआ तो 10 ट्रक हंसले के बारे में पता लगा। उस टाइम मंडी गोविंदगढ़ जो रेस्टोरेंट फ्लोटिंग उसके आसपास की सारी घटना थी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर और पूरे चैनल टोटल ऑल ओवर इंडिया के, और पूरा चंडीगढ़ से और पूरा पंजाब का मीडिया वहाँ खड़ा था, और इतनी दूर था 10 से 12 किलोमीटर का जाम लग गया था। तो जब हम ये चीज़ें बताते हैं ना, इसके लिए सरकार ने आपको कोई सम्मानित किया? नहीं, पर यह है कि मेरी इंक्वायरी जरूरी कि इसको कैसे पता लगा, ये कैसे यहाँ तक पहुँचा। एक हरियाणा का लड़का अच्छा, जो पानीपत से आया हुआ है, और ये सिर्फ 2 साल के अंदर ऐसे कैसे कर सकता है। यहाँ पे इंक्वायरी हुई, पर मैं इंक्वायरी के अंदर वो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु बैठा, हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और आज 33 साल हो गए हैं, आज समाज सेवा का काम कर रहे हैं। लोग ही डेड बॉडियाँ निकालते हैं, उन डेड बॉडी को निकालते हैं जिनके हाथ पकड़ते हैं हाथ टूट जाते हैं, पैर पकड़ते हैं पैर, और कीड़े पड़ी हुई, गली सड़ी, किसी को किस तरीके से कत्ल करके डाला गया, किसी को किस तरीके से किसी ने पॉइजन खा के सुसाइड किया, किसी को कोई तकलीफ थी, कोई बीमार था, किसी को कोई, हर तरह की डेड बॉडी हम निकाल के परिवार ऐसी कोई घटना जो जिस आपने देखी हो पानी के अंदर की आपका भी दिल दहल गया हो? कोई बहुत से वाकये ऐसे हैं मैम, बताओ हमारी जनता को। बहुत से वाकये ऐसे हैं। कई बार ना जब छोटे छोटे बच्चों की डेड बॉडी आती है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब मेरे पास, हालांकि मेरा दिल बड़ा मजबूत है और इस वक्त मैं हजारों की संख्या के अंदर उन लोगों को देख चुका हूँ, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा अधिक मेरी अकेले की डेड बॉडियाँ होगी। इतनी आपने निकाल दी? मेरी, और 65,000 से करीब ज़्यादा जो पार हो चुके हो मेरे जीवन के जितने भी दोस्त मेरे साथी हैं जो इंडिया के अलग अलग इलाकों के अंदर काम करते हैं, उनकी 65,000 प्लस डेड बॉडियाँ पार होगी, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है।
जिसको रिकॉर्ड को मैं एक कंप्यूटर के अंदर अपने पास हमेशा साम के रखता हूँ। अच्छा, ये जो डेड बॉडीज होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं 10,000 आपने निकाल दी, 65,000 आप टोटल हाँ आपके जी। सर्कल में लोगों ने निकाल दी, तो ये जवान लोगों की डेड बॉडीज होती हैं या बुजुर्ग सभी ज्यादा सभी। होते हैं या बच्चे वैसे ज्यादा एक हैं? एक चीज देखा जाए तो जो ज्यादातर जो जनरेशन है वो 22 से लेकर 35 साल की उम्र की, इन लोगों की डेड बॉडियां ज्यादा आती हैं। मतलब जब youngsters एक इंसान ज्यादा हैं। हाँ जब एक इंसान को समझने की क्षमता हो जाती है, उसका शरीर एक व्यस्त हो जाता है, उसको ये पता है कि दुख क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, लेना देना क्या है, किस तरीके से मैंने लोन कराना है, किस तरीके से मैंने कर्जा लेना है और किस तरीके से इसको उतारना है। जब वो अपनी कामयाबी की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है और उस दौड़ के अंदर हार जाता है, तब वो इस तरीके के कदम उठाता है। किसी प्यार के अंदर, स्कूल के अंदर फेल हो जाना, या कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर आना जिसको कोई उसको मतलब कोई परेशान कर रहा है, उसको हरेसमेंट कर रहा है, उस डिप्रेशन से फिर लोग नहरों की तरफ दौड़ करते हैं, रुख करते हैं। क्योंकि जो पंजाब है इसका 5 दरिया के ऊपर नाम पड़ा था और तकरीबन सभी नहरें और दरिया शहरों से होकर गुजरती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादातर केस प्रतिदिन के हिसाब से 7 से लेके 12 और 15 बंदे पंजाब से मरते हैं। मतलब मरना इतना आसान है लोगों के लिए लगता है, लोग या फिर उन लोगों के दिल इतने कमजोर हैं? देखो कुछ लोग हैं अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से लड़ के उसका हल निकाल लेते हैं। अगर उनको कोई दुख है, तकलीफ है, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने यार मित्र को बता देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ दुख तकलीफ़ें इतनी गहरी होती है जो अपने अंदर दबा के तो कोशिश करते हैं कि भाई चलो अब दुनिया के अंदर हमारा कुछ नहीं बचा, एक लास्ट रास्ता है, नहर के अंदर सुसाइड कर लो। ऐसे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आप उनके लिए कोई उनको मैं एक बात जरूर कहना स्ट्रॉन्ग चाहूँगा, करने के लिए कोई चीजें बोलो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस समाज को, जो ये ऑडियंस है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। देखो ज़िंदगी के अंदर संघर्ष करो, लड़ो। स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी ये चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं, मुश्किलें, इसका हल है। जब परमात्मा ने जीवन दिया है ना, तो उसके साथ में हर चीज़ का तोड़ हल हर चीज़ का दिया है। अगर आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपकी ऑडियंस को। एक परिवार था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस परिवार का एक मुखिया, एक सदस्य, उसके ऊपर 1.5 करोड़ का कर्ज हो जाता है। मैम वो क्या करता है, अपने परिवार को अच्छे से खिलाता है, पिलाता है, पूरे परिवार को एक गाड़ी के अंदर बिठाता है और गाड़ी को ले जाकर नहर के अंदर डाल देता है। ये कब की बात है? थोड़ा ही समय हुआ, ज़्यादा नहीं, पर मैं इस चीज़ को उजागर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक चैनल पे बोल दिया था उनका नाम, तो परिवार ने मेरे को आपत्ति जताई थी, कहने लगे प्लीज़ जो चला गया इस दुनिया से, रुखसत हो गया, तो उनके बारे में आप प्लीज़ इन चीज़ों को उजागर ना करें। तो उस परिवार ने जब उस गाड़ी को पानी के अंदर डाल दिया, तो मैंने उसका जो निचोड़ निकाला था, उस टाइम भी मैंने चैनल के ऊपर बोला था कि उसका जो कर्ज था वो 1.5 करोड़ था। जब उसके मैंने जो फैक्ट्री और जो उसका घर और बाकी चीज़ों का आकलन करा, वो 6 करोड़ प्लस की कीमत का सामान था वो। अच्छा। तो वो चाहता अपनी फैक्ट्री की ज़मीन बेच सकता था, वो अपने घर को बेच के और छोटा घर ले सकता था, दोबारा संघर्ष करके अपने काम को खड़ा कर सकता था, पर वो ये जो उसने मूर्खता की है ना, ये बहुत गलत किया है। आज का एक जो नया ट्रेंड चल रहा है, घर के अंदर जब झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तो लोग ना अपने बच्चों को लेके सुसाइड कर देते हैं। अभी रिसेंट भी एक हुआ था। रिसेंट तो अभी 4 से 5 हुए, अभी इसी महीने की बात कर रहा हूँ। एक नहीं हुआ, 4 से 5 हो गए हैं इसी 1-1.5 महीने के अंदर, अभी हाल ही में 1-1.5 महीने के अंदर। तो मैं उन मूर्खों को एक बात कहना चाहता हूँ, झगड़ा तुम्हारा है, तुम्हारे पति पत्नी का, तुम्हारे माता पिता का, क्लेश तुम लोगों का, कर्जा तुम लोगों ने लिया, सब कुछ तुम लोगों ने। उन बच्चों की क्या गलती जिन्होंने अभी तक सही तरह से दुनिया भी नहीं देखी? उन बच्चों की क्या गलती है जिनके सामने पूरा जीवन एक पहाड़ के बराबर पड़ा है? ऐसी क्या मानसिकता होती है उस वक्त उन लोगों की, जो ये, हम इसको ट्रेंड नहीं बोलेंगे क्योंकि अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना, अपने बच्चों की अपने साथ जीवन लीला समाप्त कर देना, ये इस काम को करने के लिए एक बहुत आपको बड़ा दिल चाहिए। तो ऐसी कौन सी मानसिकता है, कितना बड़ा उनकी जिंदगी में दर्द आ जाता है? जैसे ना हम लोग ना क्या करते हैं, हमारा डेली का एक रूट होता है। हम लोग ना अपने घर से सुबह निकलते हैं और 300, 150, 200 प्लस 100 किलो तो एक नॉर्मल रास्ता है जो हम इन जंगलों का क्रॉस करते हैं और मौत के मुंह से जाते हैं। 3 खतरे हमारे जीवन के ऊपर हमेशा मंडराते हैं। सुन लेना, 3 खतरे हमारे जीवन में मंडराते हैं। पहला वो खतरा, जब हम नहर के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ बहुत से जहरीले सांप, बहुत से जहरीले जानवर होते हैं। अगर वो हमें एक बाइट दे दे और काट ले हमारे को, इतना भी नहीं है कि हम हॉस्पिटल तक चले जाएं, इतने जहरीले जानवर हैं। दूसरा खतरा हमारे ऊपर, सर के ऊपर हमेशा वो मंडराता रहता है, जो वो नहर के ऊपर लोग घूमते हैं, जो लोगों की मोटरसाइकिल, मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं, उनको मार भी देते हैं कई बार और मार के नहरों के अंदर भी डाल देते हैं।
और तीसरा जब खतरा ये होता है कि हम जब हाईवे क्रॉस करके स्पीड के अंदर जब हमारे पास कोल्ले आती हैं और हम बड़ी स्पीड से निकलते हैं, तो कई बार हमारी बाइक मोटरसाइकिल फ्रंट टू फ्रंट किसी ट्रक से या टकरा बस से या सकती है। एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा होता है। और ये तीनों खतरों के बावजूद भी हम हर रोज़ उन हजारों परिवारों की मदद करने के लिए निकलते हैं जिनको उम्मीद है कि ये वो बंदा है कि जो मेरी आखिरी वक्त के अंदर मेरी मिट्टी निकाल के देगा। ये वो मेरा सहारा है जो मेरे बच्चे की मिट्टी मेरे तक पहुंचाएगा और उसका अंतिम संस्कार कराएगा, उसको लावारिस के अंदर नहीं जाने देगा। तो ये इन खतरों को हम भावते जब हम जाते हैं तो हम भी जब अकेले होते हैं और उन नहरों के ऊपर जाके अपनी मंजिल के ऊपर अपने ठिकाने के ऊपर बैठते हैं तो हम कई बार ये बात सोचते हैं, यार इसने क्यों सुसाइड किया, परमात्मा ने इसको दौलत भी दी थी। और मैं एक चीज़ और चौंका देने वाली आपको बता देना चाहता हूँ, कई लोगों को ये होता है कि गरीब आदमी मरता है। इन नहरों के अंदर 80 से 90% लोग वो हैं जो रिच फैमिली से हैं, जिनके पास ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु ने मतलब उस परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा कि उनके पास रखने की भी जगह नहीं है। हाल ही के अंदर भी अभी हम इस वक्त इस टाइम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत अच्छे और एक रिच आदमी को हम ढूंढ रहे हैं अच्छा जी। अभी हाल ही के अंदर भी। और ज़्यादातर मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादातर रिच फैमिलियों से लोग मरते हैं नहरों के अंदर, बस सिर्फ घरेलू झगड़े, मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हल्के। क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से तनाव पैदा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। हम लोग क्या कि अपने बिजनेस अपने कारोबार पे ध्यान देते हैं, पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, कभी हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। राइट। हमने कभी नहीं पूछा अपनी बेटियों से कि कोई ऐसा है जो तुम्हें रास्ते के अंदर छेड़ता है, कोई ऐसा है जो तुम्हें परेशान करता है, तंग करता है, वो बेचारी अंदर घूटती रहती है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। पापा अपने काम के अंदर मगन, मम्मी अपने काम के अंदर मगन, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। और वो इतने डिप्रेशन के अंदर है, इतने डिप्रेशन अंदर, कोई बिल्डिंग से छलांग लगा रहा है, कोई पॉइजन खा रहा है। आप देख रहे हो ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है। बिल्कुल। आप कहते हो ना मैं इसको ट्रेंड नहीं कहूँगी, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड हो गया। कोई बिल्डिंग से छलांग लगा रहा है, 8-8 10-10 साल के बच्चे, उनको क्या पता सुसाइड कर रहे हैं। एक बच्चा खरड़ से जाके बताओ नहर के अंदर सुसाइड कर रहा है, 10 साल का बच्चा। सोचने वाली, वो बच्चा खरड़ से कैसे वहां तक पहुंचा, 10 साल का बच्चा। ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है कि हमारा देश किस दिशा के अंदर जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपने बच्चों को टाइम देना है, उनसे पूछना है, बेटा कोई आपको ऑटो वाला, कोई बस वाला या कोई रास्ते के अंदर या स्कूल के अंदर आपका बॉस, जहाँ जिस कंपनी में आप बेटा काम करती हो, जिस कंपनियों के अंदर से आप, कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा, कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा तो नहीं जिसने आपके कुछ पल ऐसे कैद कर लियो अपने कैमरे के अंदर जिससे आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पूछने की जरूरत है, उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा, जो चला गया उसको तुम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसको ठीक कर सकते हो आप। तो जरूरत है आपकी, उसको आपकी मदद की, आपकी सिंपैथी की। आप उसको बड़े प्यार से इस चीज़ को हैंडल करो, उसको हौसला दो। बीत गया बेटे, कोई बात नहीं, अगर तेरे से गलती हुई है, साथ दोस्त हाँ, रहो। अगर तेरे से कोई गलती होगी, तूने ऐसा कोई गलत काम कर दिया, तो आज के टाइम के अंदर क्या चल रहा है, एक सॉल्व हो सकता है, वो सॉल्व हो सकता है। आज के टाइम के अंदर क्या हो रहा है, हम ना उसको और बढ़ावा देते हैं। एक गुनाह करने के लिए, गलती करने के लिए इंसान फिर दूसरी गलती, दूसरा गुनाह करता है। अगर हम उसको वहीं पे समझाएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको कहेंगे बेटा आगे आइंदा इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखना, ध्यान रखना, आज मैं तेरे साथ खड़ा हूँ पर मैं कल नहीं खड़ा हूँगा। बिल्कुल, उसको समझाओ। बहुत अच्छी बात करी है आपने, ये सभी पेरेंट्स को ध्यान देने वाली इस बात चीज़ का है। ध्यान देने वाली बात। अच्छा, अभी आपने जहरीले सांपों की आप बात कर रहे थे, ये जहरीले सांप मुझे लगता है पानी के अंदर भी होते हैं। पानी के अंदर जहरीले सांप नहीं, जो पानी वाले, मैं आपको क्लियर ये बात कर देना चाहता हूँ। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है जो पानी के अंदर जो तैरते हुए सांप होते हैं ये जहरीले होते हैं, नहीं। ये एक नॉर्मल पानी वाले सांप होते हैं, इनको मारना भी नहीं चाहिए, ये नॉर्मल है। जो जहरीले सांप होते हैं वो 3 तरह की प्रजातियां होती हैं जो नहरों के ऊपर ज़्यादातर जंगलों के अंदर मिलती हैं, वही 3 सांप जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा 7 प्रजातियां और हैं जो नॉर्मली नहरों के ऊपर घूमती हैं, तो उनसे कोई खतरा नहीं है हमें। अच्छा, जब आप पानी के अंदर जाते हैं, कोई ऐसे जीव जंतु भी होते हैं पानी में जिनसे आपको खुद को खतरा हो? हाँ, मगरमच्छ है, जैसे सतलुज के अंदर, ब्यास के अंदर, कुरुक्षेत्र SYL जो नहर है, और कई नहरें ऐसी हैं जिनके अंदर मगरमच्छ है। और कई जगह कभी ऐसी कोई चीज़ से सामना हुआ है? हाँ, हो जाता है कई बार। फिर कैसे आप अपने आप को बचाते हैं? तरीके होते हैं। अभी मेरा बेटा सामने, ये भी अभी मध्य प्रदेश गया था, वहाँ 4 मगरमच्छ थे और हमें वहाँ काम करना, हम करके आए। उसके बाद मैं गया और मेरा साथी गोताखोर के, हम फिर दोबारा उसी डैम के अंदर। आपको दिखे हैं वो मगरमच्छ? सामने से। आपने अपने आप को कैसे सेव किया? मगरमच्छ जो होता है उसको हमला करने के लिए बाहर एक बार मुंह खोलना पड़ता है, वो पानी के नीचे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। तो जब वो सामने से नजर आता था ना, तो मेरा बेटा या कोई हम नजर रखते थे, तो अंदर जो हमारा डाइवर्स होता है, कोई भी होता है, उसको हम रस्सी से उसको सिग्नल दे देते थे। ओके। तो वो बाहर आ जाता, उससे पहले बाहर आ जाता था।
आप मतलब पानी के ऊपर से देखते हैं? बिल्कुल नज़र रखते हैं। जो जहाँ मगरमच्छ चलेगा ना, 10 से 12 फुट के मगरमच्छ होते हैं, उनका पता लग जाता है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सी दिशा से आ रहा है। मतलब ये और आपकी जब जजमेंट है? हाँ, जब हम लोग काम करते हैं ना, तो परिवार और हमारे जो ऊपर टीम मेंबर होते हैं, देखो काम करने वाले जो होते हैं, जब टीम वर्क हम लोग काम करते हैं, उसके अंदर काम करने वाले 1 से 2 या 3 लोग होते हैं। अदर जो बाकी टीमें होती हैं वो हर चीज़ खतरे के ऊपर ध्यान रखती हैं। ये ध्यान रखती है जो गोताखोर अंदर गया इतना टाइम हुआ, आया क्यों नहीं। एक टाइमिंग, एक सिग्नल होता है हमारा, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग। अगर उस टाइम के बगैर वो नहीं आ रहा तो समझ लो कोई खतरा है, तो फिर डाइवर दूसरा उतारते हैं जो रेडी रहता है हमेशा, देख यार वो क्यों नहीं आया। ओके। तो इस चीज़ का हम कम्युनिकेशन जरूर करते हैं, तालमेल बना के रखते हैं। तो हर चीज़ के ऊपर हम नज़र रखते हैं जो खतरा होता है। और वैसे तो जो सतलुज के मगरमच्छ हैं और ब्यास के मगरमच्छ हैं, वो घड़ियाल हैं, वो ज़्यादातर वैसे नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ज़्यादातर जो हमारे को मगरमच्छ मिलते हैं वो या तो चंबा नदी में मिलेंगे उधर, और ऐसी बहुत से और रिवर हैं जो गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, उन रिवरों के अंदर वो मगरमच्छ मिलते हैं, वो थोड़े घातक हैं। अच्छा, वो घातक है। जी जी। पर उनसे भी देखो कितनी बड़ी बात है, ये डाइवर हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल के ये पानी के अंदर जाते हैं। ऐसी बड़े बड़े जीव जंतुओं से इनका सामना होता है। तो मैं आपको और आपके काम को बहुत सैल्यूट करती हूँ कि आपके जैसे और भी जितने डाइवर्स हैं हमारे पंजाब में, हमारे इंडिया में, सबको सैल्यूट है। क्योंकि अपनी जान पे खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी और की एक डेड बॉडी निकालने के लिए, जो मैम ये डाइवर जो आदमी शायद दुनिया में अब है भी नहीं। जी जी। ये जो डाइवर है ना, ये जो काम कर रहे हैं जी, इनको बहुत कम लोग हैं जो समझ पाते हैं। ये एक पैसा कमाने की लत नहीं है, ये समाज सेवा के लिए काम करते हैं। इनको दुख और तकलीफ के बारे में पता लग गया है कि सामने वाला कितनी तकलीफ के अंदर है। और जब हम इस काम को छोड़ने की, कोई डाइवर या मैं या कोई भी टीम करने की कोशिश करता है, पर समाज छोड़ नहीं देता। समाज कहता है यार नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, ज़रूरत है। और दूसरी बात में, जब हम यहाँ से आपके पास आ रहे हैं या कहीं हम निकलते हैं, जब लोग हमारे को मिलते हैं, दुआएं देते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के राय हमें कहते भाई आशु जी या कोई और अदर गोताखोर ये आपके लिए है, आप यार बहुत अच्छा, बहुत नहीं काम, फिर दिल ही नहीं करता छोड़ने के लिए। अब देखो, अगर देखा जाए तो 32 साल 33 साल हमारी जो टीम है ये काम कर गई, तो इनके अंदर से 90% लोग वो हैं जो आज भी रेंट के ऊपर बैठे हुए हैं। 90% लोग वो हैं जो अपने बच्चों को, अपनी परिवार को सही तरह से इनको पढ़ा नहीं पाए, इनको अच्छा खाना नहीं दे पाए, लग्जरी लाइफ या कुछ भी ऐसी तो कोई नाम की चिड़िया हमारी ज़िंदगी के अंदर है ही नहीं। किसी के पास कोई बेहतर गाड़ी नहीं है, किसी के पास कोई बेहतर व्हीकल नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। जोन से इक्विपमेंट, जो चीज़ हमें चाहिए, आज भी वो इक्विपमेंट हमारे पूरे नहीं है। हम अपनी जान को जोखिम में डाल के अपने इन खतरों से मतलब जूझते हुए आज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट की हमें जरूरत है आज भी वो हमारे पास पूरे नहीं। ना हम खुद उस इक्विपमेंट को पूरा कर पा रहे, ना सरकारें हमारी जरूरत पूरी कर पा रही हैं जिस चीज़ की हमें जरूरत है। अच्छा, देखो कितनी मुश्किलें हैं आपके काम में, है ना। आपको 33 साल हो गए, आप कह रहे हैं आपका बेटा भी डाइविंग में है। हाँ, मैंने 2 तो बेटे डाल मतलब अच्छा, 2 बेटे आप डाल दिए मैंने इस लाइन में, ऑलरेडी गोताखोर हैं। हाँ जी, डाल तो दिए। आपने कैसे, आपने सोचा नहीं कि इनको मैं किसी और फील्ड में डालूं, किसी और प्रोफेशन देखो, में? मेरे क्योंकि बच्चे, आपका काम बहुत मुश्किल है, अपने बच्चों को मुश्किल काम में, आजकल हम जो सोचते हैं हमारा बच्चा जो है वो बहुत लेविश जिंदगी जिए, हम उसके लिए काम करते हैं कि उसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। तो आपने अपने बच्चों को भी उसी लाइन में डाल दिया? मैंने नहीं, मैं अधिकतर बहुत सारे गोताखोर ऐसे हैं जिन्होंने इसी लाइन के अंदर अपने बच्चों को डाल दिया। हालांकि जो बच्चे हैं और ये जो हमारा परिवार है ना जिसके अंदर हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे भाई बहन हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारी फैमिली, हमारी वाइफ हो, वो इस काम को पसंद नहीं करती जी। वो सोचती हैं कि आज छोड़ दे, मजदूरी कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, बैटरी वाला रिक्शा चला लेंगे, कुछ भी काम कर लेंगे, पर उसके अंदर गारंटी तो है। पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, पिछले 5 से 6 सालों के अंदर 17 गोताखोर हमारे शहीद हो गए इसी लाइन के अंदर। और जो परिवार हमारे इस संघर्ष से जूझ रहा है, उनको इतना डर बैठ के अंदर, उनको ये पता है कि जो शख्स, जो मेरा भाई, मेरा पति, मेरे पापा सुबह का खाना खा के निकले, गारंटी नहीं है कि दोपहर का खाना शाम को आके खाएंगे, गारंटी नहीं है वो शाम को आके अपने उन बच्चों को देख पाएंगे जिनकी शक्ल दोबारा सुबह देख के वो निकले। तो उनको ये भय, ये डर ता उम्र तक बनता रहेगा जब तक हम ये काम करते रहेंगे। पर उनको संतुष्टि पता कब होती है? जब वो इस तरह के पॉडकास्ट देखती हैं, जब कोई टीवी के ऊपर हमारा कोई प्रोग्राम आ जाता है
प्राउड फील करते हैं। या जब घर के अंदर उनको कोई कॉल करके आता है, यार इन्होंने बहुत अच्छा काम करा। नहीं, ये आपके बच्चों को ही नहीं है, हमें भी आपके ऊपर बहुत हाँ प्राउड है कि आप हमारे समाज के लिए एक अपनी जान से खेल के आप ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा काम आपको किसी ने बहुत पैसे दे के करवाना चाहा हो कि ये काम करना है, लेकिन आपको लगा हो कि ये हमारी बॉडी के लिए सुरक्षित नहीं है, आपने उसको मना कर दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं। तो कोई उनका एक क्या, ऐसी घटना बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक नहीं, मैं 10 अनेकों घटनाएं, अभी लोग समझ जाएंगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ। कई बार कुछ लोग हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो हमें 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख तक की ऑफर देते हैं कि हमें ना एक फेक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, एक फेक डेड बॉडी चाहिए जिसके हमें अंतिम संस्कार करके डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। क्योंकि उनकी अरबों खरबों की संपत्ति होती है, उनकी खरड़ के अंदर, बनूट के अंदर, पंचकुला के अंदर या पंजाब के ऐसे जगह पे उनकी प्रॉपर्टियां होती हैं जो उनके माता पिता होते हैं, वो अचानक रहस्य में ही लापता, ऑलरेडी लापता है, वो रहस्य में ही लापता है। अच्छा, वो अपनी जान बचा के उनसे भागे या उनके जुल्म या उनके जातियों से परेशान होकर चले गए उनको छोड़ के। तो ऐसे बहुत लोग हमें संपर्क करते तो हैं। आप ये काम करके देते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हम मना कर देते हैं इस चीज़ के लिए। मैं नहीं कि मैं अपने आप को एक सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं ईमानदार होता हूँ। मेरी जितनी भी टीम है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, हम नहीं चाहते कि जो 32 से 33 साल के अंदर जो इज्जत, जो नाम, जो रुतबा, जो पहचान हमने कमाई है, मिट्टी हो जाए एक पल के अंदर, एक झटके के अंदर। हम इसको खोना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को कोई कहे कि इसका जो फादर था वो इस तरह के घटिया और नीच काम करता था। तो इस चीज़ से हम दूर रहना चाहते हैं। मतलब ईमानदारी आज भी जिंदा है। देखो मैम, आप कह सकते हो इसको, देखो हम एक वक्त का खाना खा सकते हैं, क्योंकि जहाँ वक्त का हर सो सकते इंसान एक दूसरे से बेईमानियों पे लगा हुआ है, कलयुग का वक्त चल रहा है, वहाँ आप जैसे लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर अधिकतर हमारे जो खर्चे हैं, जो हमारे घर हैं, हमारे परिवार हैं जी, हमारी कोई साइड बिजनेस, कोई कंपनियां, कोई काम नहीं है। हमारे ज़्यादातर अधिकतर लोग दया भाव से लोग हमारे ऊपर, चाहे उन तरस खा के या किसी तरीके से हमारे काम को, हमारी पहचान को देखते लोग हमें दान करते हैं, और उसी से हमारा घर, सिर्फ घर चलता है, आगे जुड़ा नहीं कुछ। हमने हज़ारों बार, लाखों बार सोशल मीडिया के ऊपर एक पहचान बढ़ाई। प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर हमारा एक नाम है, रुतबा है, एक पहचान है। कोई भी बंदा हमारे ऊपर ये चीज़ ब्लेम साबित नहीं कर पाया। चैलेंज के साथ हमने कई बार बोला कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, वाकई हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक नाम और एक पहचान है, एक इज्जत है। लोग हमें कोई सिलेंडर दे रहा है और वो सदा के लिए होता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर जब दूसरे सिलेंडर यहाँ वेट करते हैं, सालों साल हम वेट करते हैं, क्योंकि ये इक्विपमेंट महंगे आते हैं। अब किस्ती है जो हमारी चूहों ने काट दी। पिछली बाढ़ के अंदर हमने कितनी मदद करी, हालांकि तेल का पैसा किस तरीके से पूरा किया मेरा रब जानता है, लेकिन उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में बाढ़ में फंसे हुए एक एक शख्स के घर जा जाकर उनकी मदद करी, उस जगह के ऊपर जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया। तो सरकार की इसमें कोई सपोर्ट नहीं रही कुछ आपको? नहीं रही, आम जनता की रही, उन लोगों की रही जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट करे थे, उन लोगों ने, उन चैनलों ने मेरी मदद की है। आपने सरकार से सपोर्ट मांगी भी नहीं? बहुत बार मांगी है, कभी नहीं हुई हमारी। अब देखो बाढ़ की स्थिति फिर बन रही है और हमारे पास बोट नहीं है, सिलेंडर नहीं है, जबकि हमें ड्रोन कैमरे की जरूरत है, अंडर वाटर कैमरे नहीं है हमारे पास कोई इक्विपमेंट इस टाइम, एक भी इक्विपमेंट नहीं इस टाइम। सब इक्विपमेंट हमारे खराब और ख़त्म हो चुके हैं। और ये सारे इक्विपमेंट्स के लिए आपको कितने बजट की ज़रूरत है? तकरीबन अगर सारा इक्विपमेंट देखा जाए, गाड़ी गुड़ी लगा के तकरीबन 12 लाख का पड़ेगा, क्योंकि हम नई गाड़ी तो हमें जरूरत नहीं है, हम सेकंड हैंड गाड़ी से ही काम चलाते हैं। तकरीबन ज़्यादातर जो हम इक्विपमेंट लेते हैं सेकंड हैंड लेते हैं, क्योंकि जो न्यू इक्विपमेंट है बहुत महंगे और कॉस्टली पड़ते हैं। अगर किस्ती देखी जाए नई लेके आऊँगा और उसकी इंजन लेके आऊँ तो तकरीबन 7 लाख की पड़ेगी। देखो, अब जैसे आप कह रहे हैं फिर से बाढ़ की स्थिति बन रही है ना? बन गई है। पिछली बार जब बाढ़ आई पंजाब में, तो चलो आपने भी बताया और वैसे हमें भी पता है कि सरकार से ज़्यादा नॉर्मल लोगों ने बहुत सपोर्ट करी है। हमारे जो इंडस्ट्री के सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट करी, मनकीरत औलख ने बहुत काम किया है। तो अगर ये 12 लाख का, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा अमाउंट है, सरकार भी दे सकती है, लेकिन आपको लगता है कि अगर सरकार नहीं दे रही है तो आप ऐसे हमारे सिंगर्स भाई जो हैं, मनकीरत औलख हो गए या उन जैसे कई बार ना हमारी आवाज, इनसे कांटेक्ट करिए। मैं वही बहुत कह रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ, अगर कोई भी सिंगर है या कोई भी ऐसा शख्स है जिसको ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने दिया है, तो मैं कहूँगा उनसे कि आप मेरी होते हैं। आपने बोला 12 लाख कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए एक एक रुपया कितना अहमियत रखता है।
हमारे लिए कितनी जरूरत की है। एक कपड़ा जो सिर्फ 2.5 मीटर कपड़ा जो हम डेड बॉडी के ऊपर डालते हैं वो महज 100 रुपये का कपड़ा नहीं होगा, लेकिन वो हमारे लिए कीमत रखता है। एक वो ग्लव्स जिसकी हमें जरूरत है, हम बिना ग्लव्स के डेड बॉडियाँ उठा रहे हैं, बिना मास्क के वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। वो रूट जो हम सुबह करते हैं, जो मोटरसाइकिल के अंदर तेल डालते हैं, 500-600 रुपये का रोज़ तेल डालते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं मैम। अगर इस चीज़ को जोड़ा जाए तो ये 35 से 40 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। बिल्कुल निचोड़ के बता रहा हूँ ये चीज़ है। वैसे तो ये खर्चा 1.5 से 2 लाख पहुँचता है, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल कंजूसी के साथ भी करें और बिल्कुल अपने परिवार को देख के ना देखें और उसको साइड कर दें, उनके खर्चों को साइड कर दें, तो तब भी ये 35 से 40 हज़ार रुपये महीना का खर्चा है हमारे लिए। और ये हमारे लिए पहाड़ है। इंसान ज़्यादातर कई बार तो 1 रुपया डोनेशन कर रहा है तो मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जब मेरे को कोई 1 रुपया डोनेशन करता है। आपको मैं मेरा अकाउंट चेक करो, अभी मैं आपको ऑन द कैमरे के सामने दिखाता हूँ। इस महीने हमारे पास 1700 रुपये की डोनेशन आई है। क्या बंदा अपनी बच्चों की स्कूल की फीस भर लेगा, क्या वो घर चला लेगा और किस तरीके से वो सर्वाइव करेगा। पिछले 3 महीने के अंदर मैं 74,000 डाउन चला गया, जो मैंने दूसरों से ले लगा रखा है। पर मैं डरता नहीं हूँ कि मैं ये अपने दुख गिनवा रहा हूँ, अपनी तकलीफ गिनवा रहा हूँ। ये मुझे आगे, मैं चाहता हूँ कि ये काम ना रुके। मैं सरकारों से भी अपील कर रहा हूँ कि मुझे साइड कर दें, उन सभी गोताखोरों को साइड कर दें। तुम सरकारी सुविधाएं, सरकारी फैसिलिटियाँ उन लोगों तक पहुँचा दो जिनको ज़रूरत है। मैम एक शख्स है जिसके पास पैसे हैं, वो अपनी डेड बॉडी निकला। जब कोई गरीब आदमी, चाहे वो 1% ही डूबता है गरीब आदमी, जब वो गरीब आदमी डूबता है ना, तो उसके पास पैसे नहीं होते बॉडी को उठाना। आधे वो लोग देखे हैं मैंने जो हाथ जोड़ के चले गए, यार डेड बॉडी देख ली अपनी बेटी की, अपने भाई की, अपने परिवार, अपने बाप की, माँ की, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो मुकर के कहते डेड बॉडी हमारी नहीं है, और साइड बजा के रो रहे हैं, कहते हमारी नहीं है। और मैं उनकी मजबूरी को, उनकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, पर मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। वहाँ मैं भी मजबूर हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। आपने कहा नहीं 12 लाख किसी के लिए बहुत, मानता हूँ दुनिया के अंदर एक से एक आदमी पड़ा जिसके लिए 12 लाख अहमियत नहीं रखते। मैं किश्ती भी ले आऊँगा इसमें 12 लाख में, ड्रोन भी ले आऊँगा, और मैं गाड़ी भी ले आऊँगा जिसके अंदर भी सारा सामान ले के मौके पे पहुँच सकता हूँ, सब काम कर लूँगा। और जबकि अगर देखा जाए तो 12 लाख की गाड़ी तक नहीं आएगी, डालने वाली गाड़ी में तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ 12 लाख में सब कुछ कर दूँगा। और किसके लिए? समाज के लिए, अपने लिए नहीं, सिर्फ उस समाज के लिए जिसको मेरी ज़रूरत है। अच्छा, जैसे सरकार ने औरतों के लिए कोई ना कोई स्कीम आती रहती है, जैसे अभी रिसेंट सरकार ने, पंजाब सरकार ने, भगवंत मान हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने औरतों के अकाउंट्स में पैसे डाले हैं, है ना, जो वो हर महीने डालेंगे। तो ऐसी कोई स्कीम आप लोगों के लिए सरकार ने कभी नहीं दी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार को भी और सबको, ये बात शायद सरकार को पता भी है, कोई भी एक गोताखोर है ऐसा, उसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है पीला, यह ऐसा गरीबी रेखा का कोई चीज़ नहीं। कोई भी एक गोताखोर ऐसा नहीं जिसके पास कोई ऐसी सुविधा हो जो अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ा सके जहाँ बेहतर शिक्षा या बेहतर उनको चीज़ें प्राप्त हो सके। कोई भी ऐसा भत्ता नहीं है जो हमें राशन डालता हो, हमारी बिजली फ्री हो या हमारा कुछ ऐसा सिस्टम फ्री हो। अगर 300 यूनिट के पार बिजली जाएगी, अगर हम यूज़ करते हैं बैटरी चार्ज करने किसी चीज़ के अंदर भी, तो पे तो करना पड़ेगा मैम, हमारे लिए कुछ स्पेशल। जिस पेट्रोल पंप के ऊपर जाएंगे तो वहाँ मैं ये नहीं कह सकता मैं गोताखोर हूँ, तो मुझे वहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी। जब मैं आटे की चक्की पे जाता हूँ, राशन की दुकान पे जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी सरकारी सुविधा सरकार को चैनल करो 33 सालों के अंदर हमें मिली हो, कोई नहीं है एक सुविधा। अब आके मेडिकल, मेरा एक कार्ड बनवाया था मैंने, जो 10 लाख वाला जो मेडिकल कार्ड है, जो सबके बने हैं, तो वो एक कार्ड मैंने बनवाया पहली बार। चैलेंज कर रहा हूँ सरकार को, इन 33 सालों के अंदर जब से मैं गोताखोरी कर रहा हूँ, ये पहला कार्ड मेरा बना है। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूँगी कि ये हमारे गोताखोर भाई हैं, अगर ये हमारे समाज के लिए इतनी परेशानियों का सामना करके डेड बॉडीज़ निकाल रहे हैं, या जैसे आगे फिर से ये कह रहे हैं कि बरसात में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो इनकी मजबूरियों को समझा जाए। जो हमारे सिंगर भाई हैं, जो हमारे अच्छे लेवल के, बड़े लेवल के आर्टिस्ट हैं, जिनके लिए 12 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो आशु मलिक जी से या इनके जैसे जो और गोताखोर हैं जो हमारे पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करिए और इनकी मदद कीजिए। मैंने, कई लोगों ने मेरे को रीलें शेयर की हैं, मनकीर सर की भी, दिलजीत दोशान सर की भी, बहुत लोग ही, मैंने उनसे कई बार संपर्क करने को, पर मैं उस मुकाम, उस लेवल तक नहीं हुआ। अभी मैं, अब जो उनकी अभी एक फ़िल्म आई थी, मैं वापस आऊँगा लौट के, जो उनकी फ़िल्म आई थी सतलुज से पहले एक फ़िल्म उनकी रिलीज हुई, जो
यहीं पंजाब के अंदर शूट हुई थी, पटियाले के अंदर, ब्यास के अंदर, कई जगह शूट है। उस फिल्म के अंदर मैंने कई चीज़ों के अंदर मैंने काम किया है, खुद मैंने काम किया दिलजीत दोसांझ जी के साथ। शायद ये बात उनको नहीं पता। जो उसके अंदर जो बोट चली थी ना, वो जो ब्यास के अंदर जो बोट चली थी, मैं उनके साथ था और मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, मैं उन तक पहुंच भी नहीं पाया। और जबकि मैं सारा जो कवर कर रहा था, कैमरे जो, तो आपने कोशिश नहीं करी? कोशिश की तो कुछ चीज़ें होती हैं कि उनकी पहुंच से हम लोग बाहर हो जाते हैं। तो आपने जो आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की, चलो मेरी ये ज़रूर मैं चाहूँगी कि ये हमारी रील हम इसकी कट करेंगे। जी जी। और पूरा पॉडकास्ट तो पता नहीं वो देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन एक रील ऐसी कट हो जिसमें वो रील उन तक जाए, बड़े आर्टिस्ट लोगों तक। बिल्कुल, मैं भी मैम आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप छोटी छोटी रीलें बना के ऐसे जो लोग हैं जी। जो समाज के अंदर हमेशा लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा ये रील उन तक जरूर पहुँचे, ताकि वो मेरे से संपर्क करें। आशुम अली गोतख और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों जगह पे मेरा अकाउंट है। जी। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे डेड बॉडीज़ की, हमने बात की, आपके जो इतने एक्सपीरियंस रहे उनकी हमने बात की। हम बात करते हैं अब भाखड़ा डैम की। जो सुनने में आ रहा है या जितनी हम न्यूज़ देख रहे हैं कि जो भाखड़ा डैम की वॉल है वो 1.7 तक टिल्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इसको कैसे हम बचा जा सकता है कि कल को वो दीवार टूटे ना? क्योंकि अगर वो दीवार टूट गई तो कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, उधर पाकिस्तान का पंजाब, जो चढ़ता पंजाब और लहता पंजाब दोनों, तो ये सब स्टेट्स जो हैं वो पानी में बह सकती हैं। इसका जो पानी की मार है ना मैम, दिल्ली तक वार करेगी। अच्छा जी। ये पानी कोई थोड़ा नहीं है। 1680 फुट पानी को रोक के रखा गया इसके अंदर, और जब इसकी रफ्तार होगी ना, गोली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार होगी। इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि जो लोग घर के अंदर से वो निकल के बाहर तक आ जाएं, जो नज़दीकी इलाके हैं। अच्छा। इतना भी मौका नहीं मिलेगा। जो बकरियां हैं, भैंसें हैं और अदर पशु हैं, अदर जो और मवेशी हैं, उनको खोलने तक का समय नहीं मिलेगा। तो सरकार इसकी मेंटेनेंस पे कोई वर्क नहीं कर रही है? बिल्कुल, पता क्या, सरकार को या देखना ये चाहिए। वॉल इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है? देखो, इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। ये जो बॉल अब बाहर आ गई, क्योंकि 1.3 इंच तक इसकी जो अपडेट होती रहती थी, पर अब की बार 1.7 यानी कि 4 इंच ज़्यादा हो गई है। दूसरी बात में लगातार जो पहाड़ों के ऊपर बारिश हुई, लगातार जो पहाड़ों के ऊपर बादल फटे हुए हैं, जो मलबा था, वो जो कचरा था, जो रेत थी, वो जो गाद थी, जो पेड़ थे, दरख्त थे और अदर उस मलबे के अंदर जितने भी व्हीकल या कोई और सा जो सामान था, वो सब डैम के अंदर आ गया है। और आज डैम की जो स्थिति है, उस गाद के जरिए इतनी भर गई जो हमारी पानी की जो क्षमता थी ना, वो घट के उसके अंदर कम से कम 100-150 फुट खत्म हो चुकी है। वो अपनी प्रैक्टिस जो पानी को रोकने वाली थी, 100 से 150 फुट वो गवा चुका है। तो इसके लिए क्या चाहिए था सरकार को? एक तो डैम की सफाई बहुत ज़रूरी है। ओके। जून जुलाई से पहले, जो ये फरवरी के बाद जो महीने चलते हैं, मई जून जुलाई तक, उस बीच में डैम साफ़ किया जा सकता है। उस वक्त पानी की बहुत कम पानी होता है, तो उस वक्त ये डैम को साफ़ किया जा सकता है। दूसरी बात में, इस डैम के अंदर जो काम करने वाले पुराने वर्कर, जो पुराने लोग थे, ज़्यादातर रिटायर हो गए। जो इस डैम को भली बाती और अच्छे तरीके से जानता, जिन्होंने इस डैम को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखा। जो आप पहले की मेंटेनेंस टीम की बात कर रहे हैं, जो पहले की मेंटेनेंस टीम थी, एक उन लोगों की सलाह बहुत ज़रूरी है। आज जो नए पीढ़ी, नई जनरेशन है, वो टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। वो जो पुराने के लोग थे, वो अनुभव, विचार, उनका दिमाग और उनका हौसला, उनका जज्बा, उस तरीके से वो लोग चलते थे। उन लोगों की ज़रूरत है अभी। आपको नहीं लगता? ठीक है, मैं मानती हूँ उनकी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ज़्यादा वर्क करती है। आपको ये नहीं लगता है? आपको क्या लगता है कि आपको मैं अगर धरती के नीचे भेज दूँ, 3 से सिर्फ 4 मंजिल नीचे, आपका मोबाइल वर्क करेगा? नहीं। क्या उस बुजुर्ग का दिमाग जिसने उस टाइम इस डैम को खड़ा किया, वो काम करेगा वहाँ पे? वो आपको सलाह दे सकता ना, अब आपको कैसे निकलना है। पर क्या आपका मोबाइल या आपकी टेक्नोलॉजी आपको निकाल सकती है वहाँ से? नहीं निकाल पाई। कुछ जगह के ऊपर टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, कुछ भावना भी होती हैं। अगर टेक्नोलॉजी हर जगह पे काम करती, जो बोरवेल के अंदर बच्चे गिर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इनको आज तक निकालने में क्यों कामयाब नहीं हुई? कभी देखा आपने किसी बच्चे ऐसे आपको भी बुलाया जाता होगा? बहुत जगह भी। अंबाले के अंदर हुआ था। उस दिन हम उत्तराखंड जा रहे थे, जो ट्रक गिरा था। उस दिन उत्तराखंड जा रहे थे हम, जिस दिन ट्रक गिरा, उस दिन वो हमारे साथी गोताखोर के पास फ़ोन आया
कि भाई इस तरीके से एक बच्चा गिर गया, हमने दूसरी टीम वहाँ पे भेजी। तो वहाँ क्या होता है कि जब इस तरह का होता है, जहाँ पे मीडिया का फोकस जाता है ना मैम, वहाँ पे हर बंदा अपना दिमाग लगाता है, वो मीडिया के तरीके से सोचता है, उसको हर जो जुबान से निकली हुई बात है ना दोबारा अंदर नहीं आ सकती, तो वो हर बात को तोल मोल के काम करते हैं और तोल मोल के ही एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो उसमें चाहे बच्चे की जान चली उनको कोई मतलब नहीं है, पर वो प्रोफेशन से बाहर नहीं जाएंगे। ओके। कई जगह पे आपने देखा कि देसी लोगों ने उन डेमो से, उन चीज़ों से बच्चों को बाहर निकाल दिया और जीवित भी निकाल दिया, जीवित भी निकाल दिया, क्योंकि उनके पास तजर्बे है, हुनर है, दिमाग है। टेक्नोलॉजी हर जगह काम नहीं करेगी। दिख रहा है, कैमरा डाल दिया, ऑक्सीजन का पाइप डाल दिया, सब चीज़ हम उसको देख रहे हैं सामने, पर उसको निकाल नहीं पा रहे। अच्छा, देख रहे हैं हम लोग, उसको देख लो, पूरी दुनिया देख रही है उसको, अच्छा, हम ऐसा निकाल भी नहीं पा होता रहे। है। हर जगह टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, क्यों लास्ट में हार थक के फिर क्रेन से क्या करते हैं, साइड से गड्ढा खोद के फिर निकालते हैं। है कोई टेक्नोलॉजी? तो मैम हर जगह टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। इस डैम के अंदर अगर सफाई ना की गई, क्या कर लेगी टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी डैम को टूटने से रोक देगी, टेक्नोलॉजी बादलों को फटने से रोक देगी, टेक्नोलॉजी बरसात को रोक देगी, टेक्नोलॉजी जो आपदा आ रही है, भूकंप आ रही है, इसको रोक सकती है? इसको रोकेगा अनुभव, प्रार्थना, लोगों की प्रे, इसके अंदर तजर्बे की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ हर उस टेक्नोलॉजी से पार चलेगी तो वहाँ कुदरत का सिस्टम है, और वहाँ कुदरत को कौन रोकेगा? वो तजर्बेकार इंसान जिसको पता है कि कुदरत को कैसे शांत किया जा सकता है। क्यों आज भी पटियाला के राजा नदी को शांत करने के लिए नच चढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते वो लोग? क्यों वहाँ पे नच चढ़ा रहे हैं, जेवर चढ़ा रहे हैं, क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं उस चीज़ की? चढ़ाई जाती है क्यों? जब टेक्नोलॉजी है तो अब तो जमाना बदल गया। क्यों टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते दरियाओं के अंदर, नदियों के अंदर? जब घर के अंदर कोई मर जाता है, उसके मरे हुए के बिस्तरे, मंजे, उसकी सामग्री, कपड़े, जूते, चप्पल सब नहरों के अंदर की डाल रहे हैं, जबकि पता है कि एक स्रोता यही चीज़ हमारे पास बची जीवन के लिए, पानी, और उसको हम खराब कर रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, उन चीज़ों को खराब कर रहे हैं। क्यों वहाँ पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते? क्यों आज तक गंगा जी साफ नहीं हो पाई? क्यों आज दिल्ली के अंदर जमुना साफ नहीं हो पाई? क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते? तो हर जगह टेक्नोलॉजी नहीं चलती मैम, कुछ जगह कुछ भावनाएं, कुछ आस्थाएं, कुछ उन बुजुर्गों का काम, उन लोगों का काम जिन्होंने पुराने टाइम के अंदर काम किया। मैं फिर कहूँगा, वहीं पे आऊँगा वापस घूम के, इस डैम को अगर कोई बचा सकता है तो वो लोग बचा सकते हैं जिन्होंने इसको बनते हुए देखा, जिन्होंने इसके अंदर काम किया, जिन्होंने के ऊपर सालों साल अपना जीवन गुजारा है। उनको पता है कि पहाड़ कहाँ कहाँ से हैं, किस तरीके से मिट्टी है, किस तरीके से मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा। मानता हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए निकलेगी, पर बताएंगे वही लोग बताएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सरकार के पास सारी सोर्स है, सारी चीज़ें हैं, क्यों एनजीओ बनाते हैं लोग? क्यों एनजीओ की मदद ली जाती है? क्यों हमारे जैसे वो गोताखोर जो अनपढ़ हैं, जो कभी स्कूल की जिन्होंने शिकल नहीं देखी है, जो कभी स्कूल के दरवाजे तक नहीं गए हैं, क्यों हमारे जैसे गोताखोर की मदद ली जाती है उस जगह पे जहाँ पे हर जगह के है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, टेक्नोलॉजी है, सब है। हम जैसे लोगों की मदद क्यों ली जाती है? एक्सपीरियंस, अनुभव, इनको पता है कि जहाँ पे हमारा टेक्निकल बंदा नहीं जा सकता, ये लोग अपनी जानकारी से लेकर वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, कई बार बहुत खतरनाक सी डाइव्स भी हम न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए, एक व्यूज़ के लिए होती है, या सच में डाइव्स इतनी खतरनाक होती हैं? कई जगह करते हैं लोग, कई जगह पे हैं। कई लोग ना अपने आप को मतलब सोशल मीडिया के ऊपर फेमस करने के लिए तो कुछ कर्तव्य है, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि कई बार उनकी जान भी चली जाती है। मैंने अभी हाल ही के अंदर भी लगातार देखा, कई एक ट्रेन चला जो ट्रेन के आगे, चलती ट्रेन के आगे वीडियो बनाना, उसके अंदर अभी 30 से 35 बच्चों की जान चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े हैं। ओके। अच्छा, आप जब कोई भी आपको बुलाता है अपने किसी भी काम के लिए कि पानी के नीचे जाओ, आपके कोई फिक्स चार्जेस हैं? नहीं, इसके कोई फिक्स चार्ज नहीं होते। इसके अंदर 3 तरह की टीमें काम करती है। एक टीम वो है जो फ्री, निःशुल्क फ्री सेवा करती है, उसके अंदर 4 से 5 लोग हैं। एक टीम वो है जो बेचारी पूरी मेहनत करेगी, सारे उनके इक्विपमेंट लेके जाएगी, उनके पास हर चीज़ वो है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, सामान है, पूरा सामान, उन्होंने पैसा ऑलरेडी लगा रखा है, तो वो कुछ चार्ज करती है उनसे। एक टीम वो है कि वो चार्ज भी करती है और फ्री सेवा भी करती है। अच्छा। वो देखती है कि परिवार की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, वो किस लेवल का इंसान है, वो पैसे देने लायक है या नहीं है। तो इसमें 3 तरह की टीमें काम कर रही हैं।
तो जैसे अगर आपने चार्ज करना हो तो मैक्सिमम आप कहाँ तक नहीं चार्ज नहीं, करते फ्री हैं? है हमारा, हम चार्ज नहीं करेंगे। चार्ज कहाँ करेंगे हम? अगर कोई डेड बॉडी से अलग कोई काम हमें मिलता है, जैसे कोई डैम का काम आता है, कोई ऐसा किसी कंपनी का काम आता है, कोई थर्मल प्लांट का कई बार आता है मेरे पास ये काम, Okay. वहाँ हम चार्ज करते हैं। अच्छा, वहाँ हम बता डेड देते हैं इतने बॉडीज के पैसे लिए आप नहीं बिल्कुल चार्ज नहीं बिल्कुल करते नहीं हो? करेंगे। डेड बॉडी चाहे कोई अमीर के घर की डेड कोई भी बॉडी हो है, चाहे कोई गरीब भी के हो, घर की। किसी तरह का भी हो, हमें कोई नहीं मतलब है। वो 1000 करोड़ का मालिक है, हमें कोई मतलब नहीं है, वो रिक्शा चलाता है, लेकिन वो आपको मजदूरी नहीं कभी करता है। लगा कि ये आपका एक प्रोफेशन है, आपका घर इसी से चलता है, तो आपको एक अपने चार्जेस रखने चाहिए? देखो मैंने कई बार ये चीज़ें सोची हैं, पर क्या होता है, एक जिसके लिए हम काम पे निकले हैं और उस चीज़ को जब हम वहाँ पे जाके फेस करते हैं, जब देखते हैं वहाँ पे हज़ारों की संख्या में डेड बॉडी को देख के लोग रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, हर वो संभव कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह डेड बॉडी बाहर निकल जाए। जो डेड बॉडी मिलती है एकदम तुरंत लेके उसको भाग जाते हैं। तो हम लोग उनको ये नहीं कह पाएंगे कि यार हमने इतना काम किया, आप हमें पे कर दो। तो फिर ये हमने इसको छोड़ लोगों ही को दिया। खुद को सोचना चाहिए। कई बार दे जाते हैं, देखो मैं मना नहीं करूँगा, डिले नहीं करूँगा इस चीज़ को। कई बार कुछ परिवार इतने अच्छे होते हैं, वो बाद में भी हमें कॉल करके बुलाते हैं, सर आपने हमारे लिए ये काम किया और ये अमाउंट हम अपनी तरफ से अपनी खुशी से आपको दे रहे हैं। तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि आपका यही मेन प्रोफेशन है, आपका और कोई बिजनेस नहीं है, आपके बच्चे भी आगे दोनों बेटे इसी काम में हैं, तो फिर आप अपना घर कैसे चलाते हैं? चल रहा है, वो बैठा है ऊपर मालिक। बेटा मेरा फ़ोन दे। अभी मेरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के ऊपर जितना भी मैंने अपना जो अकाउंट कुछ डाले हुए हैं जी। तो मैं आपकी ऑडियंस को एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई बार ये सोचते हैं इसके अकाउंट में लाखों रुपए होंगे। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा उनको, यही HDFC बैंक मेरा अकाउंट है ना मैम जी। 297 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर पेमेंट है, ये देख सकते हो, ये देख लो, और ये देख लो, ये वही HDFC बैंक का अकाउंट है जो मैंने डाल रखा है अपने अकाउंट पे। 408 लास्ट के अंदर देख लो, 4708 है। आप ये मेरे आपके गूगल पे हर जगह मेरा अकाउंट पड़ा हुआ है। अकाउंट्स में आपका अकाउंट हर पड़ा जगह हुआ है। मेंशन है ये अकाउंट मेरा। ये ओन कोई चीज़ ये चीज़ें दिखाएगा नहीं। मैं बार बार इसी चीज़ को सरकार को चैलेंज करता हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा या किसी चीज़ की। मकान भी है वो है जो अब लोगों ने दान करके दिया। मैं शुक्र अदा करता हूँ जो पेंसिल्वेनिया अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं सम्मी भाई जी, नौरा पिंड नवा शहर के हैं, उन्होंने, संजय सूद जी ने, पलविंदर भाई जी ने, ऐसे बहुत से दानी सज्जन हैं जिन्होंने अब मेरे को मकान बना के 31 साल के बाद अब मिला मेरे को। 31 साल के बाद घर है। अब घर है, वो भी समाज ने बना के दिया है। चलो मैं भी इन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने आपके बारे में सोचा। जी जी। और मुझे लगता है कि सारे समाज को आप जैसे लोगों की मदद नहीं बोल सकते हैं, ये मदद नहीं है, क्योंकि ये आप काम कर रहे हैं तो आपके काम का जो आपको एक फ़ीस है वो ज़रूर देनी चाहिए। मैं समझती हूँ, ये भी मैं समझती हूँ कि जब एक डेड बॉडी हमें पता नहीं 10 दिन बाद या 10 साल बाद मिलती है हमारे किसी परिजन की, तो उस वक्त हमारा दुख कुछ और होता है, क्योंकि 10 साल शायद हमने वो इंतज़ार किया होता है कि शायद कोई आहट सुनने को मिल जाए। लेकिन जिस इंसान ने उस आपकी डेड बॉडी को रिकवर करके दिया है, आपके परिजन की डेड बॉडी को रिकवर करके दिया है, आपको उस वक्त में उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। तो इनकी एक फ़ीस मुझे लगता है ज़रूर तय होनी चाहिए, और वो फ़ीस के आप हकदार हैं, वो आपको मिलनी चाहिए। कई बार कोशिश भी की हमारे साथी गोताखोरों ने कि भाई इस चीज़ को हमें करना चाहिए, पर हमने फिर भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल। वो कल कभी आए नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आज भी। मेरे ऊपर ना एक फ़िल्म बन रही है, एक मैम है गायत्री कुमार, जो शास्त्रा प्रोडक्शन उनकी है कंपनी, अमेरिका से 14 से 15 करोड़ उन्होंने मेरे ऊपर फ़िल्म पे लगाया है, और 5 साल उनको एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने पे लग गया। वो फिल्म अब आ रही है एंटरटेनमेंट में। उस फिल्म का नाम है सन ऑफ द रिवर। तो उसके अंदर हर चीज़ वो दिखाई गई जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। 5 साल वो मेरे पीछे कैमरा लेके घूमते रही मैडम, और पूरी टीम के साथ में 80 70 40 इस तरह उसके साथ आदमी रहते। इतनी तो बड़ी उन्होंने आपकी स्टोरी का आपको कुछ पे किया? हाँ, उन्होंने मेरे को, जब मेरा मकान की जब मैं मकान बनवा रहा था तो उस टाइम जो कमियां रह गई थी, जैसे दरवाजे नहीं लगे थे, मैं पहला शख्स था जो बिना सर्दियों की कड़ाके की ठंड के अंदर 2 जनवरी सॉरी याद है, मेरी वाइफ का बर्थडे था। 2 जनवरी का दिन था जब मैं अपने घर के अंदर गया था, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजे, पर्दा लगा के, मेन गेट तक नहीं था मेरे घर का, और मैं अपने घर के अंदर चला गया था। फिर मैंने उस मैडम को ये बात बोली
तो जो बचे कुचे 4-4.5 लाख का जो काम था उस मैडम ने कंप्लीट करके दिया। तो नहीं, मैडम मेरी समय समय के ऊपर मदद भी करती रहती है। अभी मेरे को थोड़ी सी कोई तकलीफ़ हो गई थी, परेशानी हो गई थी, उसने बढ़िया एक वीआईपी हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर है, यहाँ से ले जाके दिल्ली मेरे को बुलवा के वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट इलाज करवाया। तकरीबन उनका 3-4 लाख का खर्चा आया वहाँ पे, वो सब उन्होंने ही पे किया है। अच्छा। मैम बहुत केयर करती है हमारी, और हर रोज़ डेली, एक दिन छोड़ के अमेरिका बैठी है, जैसे ही वहाँ दिन निकलेगा हमारे यहाँ रात हो जाएगी। हर रोज़ बेचारी मेरे परिवार, मेरी फैमिली के बारे में पूछती है, मतलब बहुत नाइस। गायत्री मैम जैसी हमारे जीवन के अंदर 3-4 लोग ऐसे हैं जो मेरे जीवन के अंदर उस रब ने भेजे हैं। एक हमारे सम्मी भाई जी, और एक हमारे पलविंदर भाई जी, और एक संजय सूद जी, और एक हमारी मैम गायत्री जो है, और ऐसे और भी कई अन्य हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, पर इन लोगों ने मेरे जीवन के अंदर आगे उजाला किया है, इन्होंने मेरे दुख, मेरे तकलीफ में और मेरे बच्चों के बारे में सोचा है। अच्छा, जैसे आपने अपना गूगल पे या आपका HDFC का अकाउंट नंबर है, आपने अपने सोशल मीडिया पे डाल रखा है, तो आपको लोग भेजते हैं पैसे? कभी कभी आ रहे हैं, मतलब वो बात नहीं है जो पहले थी। अच्छा, पहले ज़्यादा पहले आते थे, उस वक्त बहुत मतलब लोग मेरी मदद बढ़ चढ़ के करते थे। पर अब जिस तरीके से सोशल मीडिया है ना, क्या होता है, सोशल मीडिया पे हर एक इंसान का एक दौर होता है, और उस समय के साथ वो चढ़ता भी है, समय के साथ वो उतरता भी है। हालांकि मैं काम सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ, नाम मेरा सबसे ज़्यादा चल रहा है, सब चीज़ है, पर इनकम जो जिस तरीके से मेरे परिवार को मिलनी चाहिए, जिस तरीके से मेरे परिवार को सुविधाएं, फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए, वो अच्छा, जैसे सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक मोनेटाइज जब आपका चैनल्स होते हैं तो आपको इनकम आती है, तो आपने वो राह कभी नहीं चुनी? हमारे जो चैनल है ना मैम, वो ज़्यादातर वायलेंस चीज़ें हैं, हम ना डेड बॉडियाँ डालते हैं, तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो ज़्यादातर जो वीडियो हमारे आप देख सकते हो, मैं उन कैमरा दिखा, वो सारे रेड जाते हैं। या येलो जाएंगे। नहीं तो आप उनके ऊपर एड्स नहीं लगती, मतलब डेड बॉडी को हाइड करके आप सब बाकी कुछ सारा कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया। हालांकि एक प्रोसेस भी होता है कि देखो, मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर 6.5 लाख के करीब फॉलोवर हैं, 6.5 लाख के से पार जा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, एक वो होता है जो गिफ्ट मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, प्ले बटन, प्ले बटन, सॉरी मेरे को इसके बारे में, जो सिल्वर प्ले और गोल्ड प्ले बटन होता है, वो आज तक मेरे को नहीं मिला। सिल्वर भी नहीं मिला? नहीं मिला। और देखो, तो आपने अप्लाई नहीं किया होगा उसके लिए? किया है, उसका एक प्रोसीजर होता है। मैं चलो जितना मेरे से हो पाया, मेरे बेटे ने, मैंने कोशिश की है। अच्छा। तो वो भी आज तक हमें नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि हमारे जो वीडियो ज़्यादातर वायलेंस होते हैं। तो पेमेंट तो आप सोचो मैं किस तरीके से मिलती होगी। अभी तक मैंने अपने जीवन काल के अंदर में 500 या 600 डॉलर नहीं लिए इकट्ठे। वैसे अपने पेमेंट आती है? हाँ, $100, $120 दिखा दे बेटे। मैं ना बाहर, कोई बात नहीं, हाँ, ये चीजें चलती रहती हैं, झूठ नहीं बोल रहे होंगे। हाँ, मैं ये सारा ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ अभी खोल के सारा, कि $100, $120, $115 या 3-3 महीने नहीं आते। अच्छा। 3 महीने 4 महीने नहीं आते कि भाई बिल्कुल सारे डेड, 4 महीने तक बिल्कुल डेड, क्योंकि हम डेड बॉडियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब हम डेड बॉडी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर टाइटल होता है, मर्डर केस, लाश, डेड बॉडी, और वो टाइटल एकदम तुरंत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में पकड़ लेता है। ओके। वहाँ तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम, मतलब आपको वहाँ भी सपोर्ट नहीं है? वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं है। बस आज जो भरोसा है इस ऑडियंस के ऊपर, जो हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ी हुई है, जो आप जैसे लोग हैं, जो हमें बुला के हमारी दुख, हमारी तकलीफ़, हमारी आवाज़ को इन आवाम तक पहुँचाते हो, बस यही हमारा एक सहारा है। और इसी के ऊपर हम आज जिंदा हैं, काम कर रहे हैं, एक हौसला बना हुआ है, और मरते दम तक शायद हमारे साथ यही रहेगा, जहाँ तक उम्मीद है कि मैं एक बार फिर आपके लिए दरख्वास्त करूंगी हमारे समाज से, हमारी सरकार से, कि आपकी परेशानियों को सुना जाए, सॉल्व किया जाए। मैं आपका हमारे समाज में बहुत बड़ा रोल है। मैं एक चीज़ बोलूँ मैं जी, मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना, शायद मैं अकाउंट की स्टेटमेंट दूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी 5 लाख नहीं देखा हुआ जब से मैं पैदा आया हूँ। और मेरा घर आज कम से कम भी तकरीबन 20-25 लाख के करीब का मेरा घर है, जो समाज ने बना के दिया, पर घर है वो सिर्फ मेरे पास। तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, जब से मतलब मेरा बैंक अकाउंट खुला उससे से लेके और आज तक की मेरा रिकॉर्ड निकाल, सरकार को भी चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने जीवन के अंदर 5 लाख नहीं देखा कभी। मैं आपकी तकलीफ़ ज़रूर समझ रही हूँ, क्योंकि जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको
ये मैं बात मैम सराहा सॉरी नहीं जा मैं रहा माफ़ी है। चाहता हूँ, मैं ऑडियंस से भी आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। पता है मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? जी। क्योंकि मुझे ना सोशल मीडिया के बहुत स्टार बहुत लोग मिलते हैं जो आज जिनके 1-1 1.5 लाख फॉलोअर हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख फॉलोअर, वो कहते हैं कि हम लाखों के हिसाब से कमाते हैं। जी। मेरी समझ नहीं आ रहा वो लाखों के हिसाब से कैसे कमाते हैं। कोई कहता है मेरी 12 लाख रुपये इनकम आती है, कोई कहता है मेरी 10, कोई कहता है मेरी 20। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को फॉलो कर रखा है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतने बड़े स्टार हैं, उन्होंने मेरे को बोला है, कहता हम तो 30-30 25-25 35-35 लाख रुपए कमाते हैं। पता नहीं वो लोग क्या डालते हैं और किस तरह आते हैं। और एक चीज़ हो रहा है हमारे समाज के अंदर ना, एक सिस्टम हो रहा है, जो अच्छे और नेक काम करते हैं लोग उनको सपोर्ट नहीं करता है। कोई एक ऐसा शख्स जो दूसरों की धी बेटियों को नीलाम करता है, कोई ऐसे कंटेंट लेके आता है जिसके अंदर समाज को कोई फ़ायदा नहीं सिर्फ नुकसान होता है, उसको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग उसकी तरफ भागते हैं। अभी एक लड़का है झारखंड का, क्या नाम बेटा उसका? कैलविस यादव शायद नाम है उसका। एल्विश यादव। हाँ कैलविस यादव, एल्विस यादव शायद, एल्विश यादव। कैलविस है शायद, कैलविस यादव। तो अभी दुबई है वो लड़का। वो कहता है कि अगर मेरा नाम ले देना तो कहते हैं रात के अंदर कहते हैं 10 से 15 मिलियन फॉलोवर बढ़ जाते हैं उस बंदे के, और लोग उसकी रीलें बना बना के डाले। देखो क्या हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये गुरुओं पीरों की धरती है। लोग ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु का नाम नहीं ले रहे, कि एक ऐसे शख्स का नाम ले रहे जिसे सिर्फ फॉलो बढ़ाने और दुनिया के अंदर अपनी दुनियावी ज़िंदगी जीनी है। उसको कोई मतलब नहीं है जिसने हमें पैदा किया, जिसके हम बंदे हैं, जिसने हमारे को इस दुनिया के अंदर किसी काम किसी मकसद किसी के तहत भेजा हुआ है। तो ऐसे बहुत से सोशल मीडिया है जो लोग अपने पैसे कमा रहे हैं, हर चीज़ कमा रहे हैं। पर मैं एक चीज़ फिर कह रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया को कभी पैसा कमाने का हथियार नहीं बनाया और ना ही मैंने समझा है। मेरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक ही मकसद है। सोशल मीडिया का भी मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरी आवाज़ हर उस घर तक पहुँचे जिनको मेरी ज़रूरत है। मेरी जिस डेड बॉडी को मैं निकाल रहा हूँ, डेड बॉडी पूरी दुनिया के अंदर जानी चाहिए ताकि उसकी जल्द से जल्द शनाख्त हो पाए। सिर्फ मेरा मेन मकसद सोशल मीडिया को चलाना सिर्फ इतना ही है। जबकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर 4 से 5 बार अपना चैनल हैक करवा चुका हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कोई भी चीज़ मेरे को भेजता है मैं उसको क्लिक करके एक बार चेक जरूर करता हूँ, क्या पता कौन किसने लापता के भेजे हैं। और लोग भी इतने साने हैं कि फिर भी हमारे साथ धोखा कर जाते हैं। देखो इतना बढ़िया काम करने के बाद लोग हमारे साथ इस तरह के गलत काम कर रहे हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है। आशु जी, आपने बड़ी सारी बातें हमारे साथ साझा करी और अपना अच्छा काम भी बताया, अपना दुख दर्द भी बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे समाज के लिए एक मोटिवेशन है और भगवान आपको बस आपकी जो कमियां हैं ज़िंदगी की वो जल्दी पूरी करें। मैं जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा उन लोगों से कि एक तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कर देना, और दूसरी मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जितनी भी मेरी माताएं हैं, बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जीवन लीला किसी न किसी तरीके से समाप्त कर दें, चाहे उसको पॉइजन खा के या फांसी लगा के या रेलवे ट्रैक के ऊपर या नहरों के अंदर कूद के। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक बार मेरे चैनल को खोल के देख लेना। ऐसे ऐसे लोग जो बढ़िया अच्छी फैमिली से और नहरों के ऊपर पड़े पड़े सड़ने लग रहे हैं और उनको कुत्ते नोच के खा रहे हैं और उनको कीड़े पड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, आज वो अपने अंतिम संस्कार के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसा काम मत करना। अगर आपको कोई दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, अपने परिवार से उसके बारे में बताएं, उनसे साझी करें, अपने दोस्तों से बताएं। और पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, कोर्ट है, तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, पर इस तरह का कदम ना उठाएं। तो अगर मेरी कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, मेरा नंबर है 9942 000 008 9942 5 ये मेरा नंबर है। निःशुल्क फ्री सेवा, कहीं पे मेरी ज़रूरत है ये बंदा हाजिर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।